हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बात करेंगे एक नए ज़िले पर जिसका नाम है चमोली। चमोली को लगभग 3 क्लास होगी चमोली की, और 3 क्लास इतनी ज़्यादा बेहतरीन होगी ना। आप, मुझे लगता है जितना आप मतलब रटते हैं, जितना थ्योरी पढ़ते हैं, अगर आप मेरी वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता चमोली से आने वाले पर्सन, एक भी पर्सन आपके हाथों से बच के जाएगा। मैं अधिकांश जो मार्केट में जितनी प्रकार की बुक अवेलेबल हैं, सभी बुकों का डाटा एक साथ मिश्रित करके आपको मतलब एक प्रकार का जूस पिला रहा हूँ मैं आपको। तो मैं उम्मीद, और सारा का सारा हम जो भी हम पढ़ेंगे टोटल मैपिंग करेंगे। आप एक काम करिए, आप भी एक कोई बुक ले लीजिए। बुक नहीं लेना चाहते तो आप एक चार्ट ले लीजिए और चार्ट में ऐसे बनाइए, और जहाँ आप बैठते हैं अपने स्टडी टेबल पर उसे चिपका दीजिए और बार बार चलते फिरते इसको देखते रहिए। आए दिन मेरा मैप बदलता रहेगा। आज मैं चमोली पढ़ाऊंगा, कल भी मैं चमोली पढ़ाऊंगा, परसों भी मैं चमोली पढ़ाऊंगा। 3 दिन तक लगभग चमोली की क्लासें चलेगी। उसके बाद चमोली से आने वाला एक भी पर्सन दूसरे बच्चों की अपेक्षा आप ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। ये मेरा आपसे वादा रहा। मैं आपको इतनी अच्छी मैपिंग कराऊंगा। अधिकांश चीज़ें जो आप मतलब जो दूसरे बच्चे रटते हैं, रटने की प्रवृत्ति को छोड़कर आप समझने वाली प्रवृत्ति पर आ जाएंगे। कब तक ट्रिकों के माध्यम से कितनी चीज़ याद रखी जा सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा 50, 20, 100, 1000, इसके बाद नहीं याद रखा जा सकता। यानी एक लिमिट होती है ट्रिकों की भी। ट्रिक एक जगह फेल हो जाती है, एक सीमा के बाद जो ट्रिकें होती है फेल हो जाती है। काम करता है फिर समझना। आइए बात करते हैं किस पर। अब बात करेंगे आपके साथ चमोली पर। चमोली के इधर देखिए, चमोली के इधर आपका पिथौरागढ़ है। ये आपका पिथौरागढ़, PHI पिथौरागढ़। नीचे देखिए बागेश्वर पड़ता है, इधर देखिए अल्मोड़ा पड़ता है, नीचे पौड़ी गढ़वाल पड़ता है, और इधर देखिए आपका उत्तरकाशी, ये आपका रुद्रप्रयाग, और इधर आप रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, यानी उत्तराखंड के 6 जिले। उत्तराखंड के 6 जिलों के साथ जो है आपका चमोली वो सीमा बनाता है। सबसे पहले हम सीमाओं की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा परंपरागत तरीका है पढ़ाने का, ट्रेडिशनल जो हमारा तरीका है पढ़ाने का, सबसे पहले हम सीमाओं की बात करते हैं। उसके बाद हमने कहा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा चमोली के साथ सबसे लंबी लगती है? यानी आप मैपिंग आपकी कमज़ोर होगी, आप इस प्रश्न को नहीं कर सकते। तो बागेश्वर की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी सीमा लगती है इसकी। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी लगती है? तो तिब्बत की, यानी चाइना की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है। चाइना की सीमा इसके साथ सबसे ज़्यादा लगती है। आइए मैपिंग में देखते हैं, इसमें मैप में कहाँ कौन सी चीज़ क्या लिखी हुई है। पहले इसको थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। देखिए ये आपका देवताल है, यहाँ पे पड़ता है देवताल। आपका देवताल आपसे पूछा देवताल कौन से जिले में स्थित है? तो कहाँ? चमोली में। एक प्रकार की झील है। आगे देखिए ये आपका माना दर्रा को हम छिरबिरिया या डुंगरी ला कहते हैं। छिरबिरिया या डुंगरी ला कहते हैं। छिरबिरिया दर्रा या डुंगरी ला कहते हैं। ये दर्रे का नाम है। दर्रा मतलब इंग्लिश में बोलते हैं पास। क्या बोलते हैं? पास। पहाड़ को काटकर जो रास्ता बनाया जाता है उसको बोलते हैं दर्रा। उसके बाद थोड़ा इधर चलिए। अभी रूपकुंड आपको नहीं समझाएंगे, थोड़ा आगे चलिए। इधर देखिए साइड में, अगर आपको माना दर्रे से होते हुए, जो माना दर्रा है, आपसे यहाँ से होते हुए चाइना जा सकते हैं। मतलब ये NH58 है, यहाँ खत्म हो जाता है NH58। लास्ट गाँव है चमोली का माना। उत्तराखंड का भी लास्ट गाँव कौन सा है? माना है। इसके बाद आपका चाइना शुरू हो जाएगा। यानी यहाँ रहने वाले लोगों की जो प्रकृति है वो चाइना से मैच होती है, पूरी तरह चाइना से मैच होती है। यहाँ रहने वाले लोगों की जो प्रकृति होती है पूरी तरह चाइना से मैच होती है। हालांकि चाइना का यहाँ का कुछ भाग अपने नक्शे में दिखाता है, लेकिन इंडिया से मैप में दिखाता है। ये देखिए आपका नीति दर्रा। आपसे पूछेगा पर्सन नीति दर्रा कहाँ स्थित है? तो नीति दर्रा से कहाँ जाता है? तो नीति दर्रा से आप चमोली होते हुए आप तिब्बत जा सकते हैं। ये आपका कौन सा है? मराही दर्रा। ये आपका जो नीति दर्रा है इसको कहते हैं क्यू उलंगला। क्या नाम है? क्यू उलंगला। ये आपका नीति दर्रा, इसको बोलते हैं क्यू उलंगला। दूसरे दर्रे का नाम है मरहाई दर्रा। ये आपका, ये भी यहाँ से भी आप तिब्बत जा सकते हैं। आपको अगर पिथौरागढ़ जाना हो तो शलचला दर्रे से होकर जाया जाता है। शलचला दर्रे से होकर आप पिथौरागढ़ जा सकते हैं। ये आपका शलचला दर्रा है। उसके बाद धीरे धीरे देखिए नीचे, यहाँ से निकलती है आपकी विष्णु गंगा। यहाँ से निकलती है आपकी ये कौन सी गंगा? धौली गंगा, पूर्वी धौली गंगा जिसको कहते हैं। ये आपकी धौली गंगा है, ये आपकी विष्णु गंगा है। धौली गंगा और विष्णु गंगा जिस स्थान पर सर्वप्रथम मिलती है, हमने आपको मैप भी पढ़ाया था नदियों वाला। तो धौली गंगा और विष्णु गंगा जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान को विष्णु प्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग कहाँ पड़ता है? चमोली में। उत्तराखंड में कितने प्रयाग है? 5 प्रयाग। 5 प्रयाग में से 3 प्रयाग चमोली में पड़ते हैं। नंबर 1 जहाँ विष्णु गंगा और धौली गंगा का जहाँ संगम होता है उस स्थान को हम विष्णु प्रयाग कहते हैं। और जहाँ नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है उस स्थान को हम नंद प्रयाग कहते हैं। और जहाँ बागेश्वर से निकलने वाली पिंडार नदी और अलकनंदा का संगम होता है उस स्थान को हम कर्ण प्रयाग कहते हैं।
5 प्रयाग, एक है आपका रुद्रप्रयाग, एक है आपका देवप्रयाग। रुद्रप्रयाग देवप्रयाग को छोड़ दीजिए, उसमें से जो 3 प्रयाग हैं आपका, चाहे वो आपका विष्णु प्रयाग हो, चाहे वो आपका नंद प्रयाग हो, चाहे वो आपका कर्ण प्रयाग हो, 3 के 3 प्रयाग ये कहाँ पड़ते हैं? चमोली में स्थित हैं। कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। ये आपका जो रोड जा रहा है, इसी के पास से नदी होते हुए बहती है। ये आपका NH58 है, ये लास्ट माना तक जाएगा। NH58 नेशनल हाईवे 58, राष्ट्रीय राजमार्ग 58 यानी 58। उसके बाद देखिए आप थोड़ा मैपिंग, ये आपका मैपिंग था थोड़ा। उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए धस्तोली है आपका, ये कामेट माना है। कामेट माना पर्वत है एक प्रकार का, बीच में बद्रीनाथ है। हम गए थे बद्रीनाथ पर, बहुत अच्छी खूबसूरत जगह है। नर नारायण 2 पर्वत पैरेलल में, इसके 2 पर्वत नर और नारायण पर्वतों के बीच में एक मंदिर स्थित है, इसको कहते हैं बद्रीनाथ। बद्रीनाथ आपके पंच बद्री में से 5 के 5 बद्री चमोली में पड़ते हैं, पंच बद्री में से एक है। पंच बद्री में 5 बद्री बोलते हैं, 5 बद्री में से एक है। यह आपका एक प्रकार से जो बद्रीनाथ है 4 धाम में से एक धाम भी है। आप जानते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हमने आपको उत्तरकाशी में पढ़ाए थे। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा उत्तरकाशी का, तो मेरा आपसे पूरा सिंसियरली रिक्वेस्ट है, आप जाइए और उत्तरकाशी का मेरा वीडियो देखिए और बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए। वीडियो को देखेंगे उसके अंदर बहुत ज़्यादा गहराई छिपी हुई है। यानी एक वीडियो को जितनी बार देखेंगे आपके अंदर अनेक प्रकार अलग प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होगी। बच्चे क्या पढ़ते हैं आजकल? करंट इज़ नथिंग, करंट इज़ आउटकम ऑफ द पास्ट। करंट इज़ नथिंग, करंट इज़ आउटकम ऑफ द पास्ट। यानी करंट कुछ भी नहीं है, करंट पास्ट का नतीजा है। तो प्लीज़ मेरा आपसे सिंसियरली रिक्वेस्ट है, आप 10 नंबर के करंट अफेयर के चक्कर में अपना जो नंबर का पेपर है उसे बर्बाद ना करें। इसे पढ़ने के बाद आप कितना ही बड़ा पेपर दे लीजिए, मेरा आपसे सिंसियरली निवेदन है। इसे पढ़ने के बाद आप कितने भी बड़ा पेपर दे लीजिए, आपके अंदर दूसरे बच्चों की अपेक्षा गहरी समझ विकसित हो जाएगी। उत्तराखंड के प्रति जो भी सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा उस सब्जेक्ट के प्रति आपके अच्छी आप लेकिन नोट्स बनाते चलिए साथ साथ। नोट्स नहीं बनाएंगे तो कठिनाई आपके लिए ही पैदा होगी। चलिए, तो यहाँ तक आपने देखा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद थोड़ी बात करते हैं, इस मैप पे बाद में आएंगे, थोड़ी देर बात करते हैं। चांदपुर गढ़ी आप नाम नोट कर लीजिए। एक होता है नाम, एक होता है उपनाम। नाम, उपनाम, निकनेम जिसे बोलते, निकनेम तो नहीं कह सकते लेकिन कह सकते हैं इसका ही उपनाम। चांदपुर गढ़ी हम चमोली को ही कहते हैं। चांदपुर गढ़ी हम चमोली को ही कहते हैं। अलकापुरी भी चमोली का ही नाम है। कितना अच्छा पर्सन बन सकता है जरा बताइए। निम्नलिखित में से कौन से जिले का नाम अलकापुरी है? निम्नलिखित में से कौन से जिले का नाम अलकापुरी है? चमोली, पौड़ी, देहरादून, टिहरी। 4 ऑप्शन देकर चला जाएगा। आप क्या करोगे? आपको नहीं पता होगा। इतना डिटेल से तो बाबू पढ़ना ही होगा। ओके बाबू। अस्तित्व में कब आया है? ये आपका जो जिला है चमोली, ये कौन से जिले से लग हुआ? तो ये आपका पौड़ी से लग हुआ। किससे लग हुआ है? पौड़ी से। कब? 26 फरवरी 1960। अधिकांश जिले 26 फरवरी 1960 को ही अलग हुए हैं। ये भी बात आपको याद रखनी है। 24 फरवरी 1960 को ये किससे लग हुआ? पौड़ी से लग हुआ। समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है, समुद्र तल से मुख्य रूप से जो गोपेश्वर है, कभी कभी हम चमोली को गोपेश्वर के नाम से भी जानते हैं। जो चमोली है, चमोली का जो मुख्य मतलब चमोली का जो मुख्यालय है, जैसे आपका हरिद्वार है, तो हरिद्वार के अधिकांश कार्य कहाँ होते हैं? रोशनाबाद में। इसी तरह जो आपका चमोली है, चमोली के जो अधिकांश कार्य कहाँ होते हैं? गोपेश्वर में होते हैं। तो चमोली को कभी कभी हम गोपेश्वर के नाम से भी जानते हैं। इसी कहानी आगे विस्तारित करेंगे। यहाँ की जनसंख्या देख लीजिए। तो मैंने कहा जनसंख्या, साक्षरता दर, ये सब याद करने की चीज़ें नहीं होती, ये लेकिन विश्लेषण का चीज़ होती है। इनको पढ़कर आप अच्छा विश्लेषण कर सकते हैं। चलिए जानते हैं जनसंख्या यहाँ की जनसंख्या है 3 लाख। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की जनसंख्या लगभग 3,91,000 है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं लगभग 4 लाख के समथिंग यहाँ व्यक्ति रहते हैं इसमें। लेकिन देखिएगा उसके बाद यहाँ का जो क्षेत्रफल है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल उत्तराखंड में कितने जिले हैं? 13 जिले। 13 जिलों में से हम गढ़वाल मंडल के अंतर्गत हम चमोली जिले को पढ़ रहे हैं, जिसका क्षेत्रफल पूरे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा है। चमोली जिले का है कितना? 80-30 वर्ग किलोमीटर, सर्वाधिक है 80-30 वर्ग किलोमीटर। मैंने कहा चमोली का क्षेत्रफल पूरे उत्तराखंड के अंदर सबसे ज़्यादा है। चमोली गढ़वाल के अंतर्गत आता है। गढ़वाल में कितने जिले आते हैं? 7 जिले। 7 जिले में से जो चमोली है उसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। कितना है? 80-30 किलोमीटर स्क्वायर। 80-30 किलोमीटर स्क्वायर। आपको जनघनत्व कितना है यहाँ का? 49 किलोमीटर मैन पर किलोमीटर स्क्वायर। यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में इधर जाइए 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर उधर, 1 किलोमीटर इधर जाइए 1 किलोमीटर इधर जाइए। 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में यहाँ 49 व्यक्ति रहते हैं। सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ का है? ये आप मुझे बताएंगे, मैं आपका वेट करूँगा। उसके बाद लिंगानुपात यहाँ महिलाओं के अनुकूल है। प्रति 1000 पुरुषों पर 1019 महिलाएं रहती है। प्रति 1000 पुरुषों पर यहाँ 1019 महिलाएं रहती है। आइए अब बात करते हैं यहाँ तहसील कितनी है और तहसील में कौन कौन सी तहसील कहाँ कहाँ पर स्थित है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। नंबर 1 चमोली। चमोली देख लीजिए,
ये आपका पूरा का पूरा ये चमोली ही तो है। उसके बाद कर्णप्रयाग आप जानते हैं आपका, कर्णप्रयाग गोपेश्वर को ही मुख्य रूप से चमोली कहते हैं। गोपेश्वर, ये रहा आपका गोपेश्वर। कहाँ का आपका गोपेश्वर, ये रहा आपका गोपेश्वर, जो स्पोर्ट बनाया गया है ना बेटे, हाँ ये देखिए ये आपका गोपेश्वर है। उसके बाद कर्णप्रयाग देखिए, मैंने कहा ये पिंडारी ग्लेशियर से निकलने वाली पिंडार नदी जिस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है उस स्थान को अलकनंदा, और जहाँ पिंडार नदी का संगम होता है उस स्थान को हम क्या बोलते हैं, उस स्थान को बोलते हैं कर्णप्रयाग। उसके बाद देखिए आपका जोशीमठ है, जोशीमठ के पास ही ओली पड़ता है आपका, जोशीमठ है इसके पास ही ओली पड़ता है। जब भी खेल होते हैं यहाँ पे ओली में ही खेल होते हैं, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर घास के मैदान भी यहीं पर पाए जाते हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कहानी को। थराली हो गया आपका, पोखरी होगा, गैरसैंण हो गया, घाट होगा, आदि बद्री होगा, जिलाशु होगा, ये आपकी तहसील है। आपको सारी की सारी तहसील आपको नहीं लोकेट करनी, आपको होच पोच की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। मैंने कहा चूँकि चमोली बहुत बड़ा है आप जानते हैं, और जैसे ही ये बड़ा होने के कारण इसमें जो मतलब ज़्यादा अगर मैंने इसमें सारी तहसील दर्शाने की कोशिश की तो होच पोच की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, हम नहीं ऐसा चाहते। और ये किसी काम की भी नहीं है, जो मुझे लगता है काम की है। जैसे गैरसैंण है, गैरसैंण सबसे दक्षिण में अगर कोई कस्बा पड़ता है वो गैरसैंण है। गैरसैंण आप जानते भी होंगे उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी है। कैसी राजधानी है, अस्थायी राजधानी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी भी हम इसको ही बोलते हैं, जिसे जून 2014 में बनाया गया था, समझे आप। और भी जब हम आपको प्रशासनिक ढांचा पढ़ाएंगे, मैंने कहा आप मेरे से जब मैं आपको पढ़ा दूंगा उसके बाद आप उत्तराखंड के सिरे को गाजर मूली की तरह काटने वाले हैं। विकासखंड कितने हैं यहाँ पे, 8 विकासखंड है। मैंने कहा आपको याद भी नहीं करने, तो फिर क्या याद करना है यार, सर आपको क्यों पढ़ा रहे हैं हमको। मैंने कहा आंकड़े विश्लेषण का चीज़ होते हैं ताकि आप इसकी और अच्छी समझ प्राप्त कर सके। प्रसिद्ध मंदिर यहाँ का बद्रीनाथ, नंदा देवी, नारायण मंदिर, ये आपका विष्णु मंदिर। प्रसिद्ध मेला यहाँ का गोचर मेला, ये आपका गोचर है, यहाँ हवाई पट्टी पड़ती है, रहा आपका गोचर, ये गोचर है आपका, यहाँ हवाई पट्टी पड़ती है। अगर आपसे पूछे कि चमोली में गढ़वाल क्षेत्र में हवाई पट्टी कहाँ पड़ती है, तो गढ़वाल क्षेत्र में अगर हवाई पट्टी पड़ती है तो वहीं पड़ती है गोचर में। उसके बाद देखिए आपका NH-58 है यहाँ का, हवाई पट्टी मैंने आपको बता दिया। विधानसभा क्षेत्र यहाँ बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग, थराली। जो थराली सीट है यहाँ, कौन सी सीट है, थराली सीट। थराली सीट SC के लिए रिजर्व है, किसके लिए रिजर्व है, SC के लिए रिजर्व है। ये रही आपकी थराली। कर्णप्रयाग के पास देखिए, कर्णप्रयाग, थराली, बद्रीनाथ, 3 प्रकार की विधानसभा सीटें हैं, 3 ही विधायक यहाँ पे बन सकते हैं, समझे सर। उसके बाद फूलों की घाटी, फ्रैंक स्मिथ 1931 में जो फूलों की घाटी का जो श्रेय है यहाँ, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, चमोली में हेमकुंड के पास स्थित है, बताएंगे आपको मैं। फ्रैंक स्मिथ को उसका श्रेय दिया जाता है। फूलों की घाटी की जो खोज की थी वो सबसे पहले की थी किसी अंग्रेज ने, उस अंग्रेज का नाम था फ्रैंक स्मिथ। कहानी थोड़ी बाद में आगे बताएंगे आपको, अभी इतना फैक्ट आप याद रख लीजिए, ठीक है। ये तो इधर का डाटा था, अब थोड़ी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आगे की ओर लेकर चलते हैं। ज़रा देखिए, मैंने कहा 20 जुलाई 1970 का समय था। कब का, 20 जुलाई 1970 का समय था। तो क्या होता है, जो अलकनंदा है, ये आपके अलकनंदा यहाँ, इसके बाद ये अलकनंदा स्टार्ट हो जाती है, तो अलकनंदा में भयंकर वाली बाढ़ आती है। कैसी बाढ़ आती है, भयंकर वाली बाढ़ आती है। बाढ़ आई और जितने भी यहाँ राजभवन थे आसपास, क्या है, जब आपकी जो बाढ़ आएगी नदी में आएगी तो आसपास जब नदी में बाढ़ आएगी तो बाढ़ आने के आसपास के सब जितने भी राजभवन होंगे सबको चपेट में ले लेगी। चमोली में कुछ ऐसा ही हुआ। चमोली में 20 जुलाई 1970 को अलकनंदा में भयंकर बाढ़ आई और जान माल की अधिक मात्रा में हानि हुई, और उन्होंने सारे राजभवन को यानी चमोली को तहस नहस करके रख दिया। चमोली की एक प्रकार से धज्जियाँ उड़ा दी। जो बाढ़ आई थी ना 20 जुलाई 1970 को चमोली का भयंकर मात्रा में विनाश किया। अब आपदा पर किसी का कंट्रोल तो नहीं है, समझे। तो 20 जुलाई 1970 को भयंकर बाढ़ आई, सारे राजभवन नष्ट हो गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, चमोली से 11 किलोमीटर दूर मुख्यालय बनाया गया। चमोली से 11 किलोमीटर दूर मुख्यालय बनाया। उस मुख्यालय को हम गोपेश्वर के नाम से जानते हैं। कभी कभी हम गोपेश्वर को ही चमोली कह देते हैं। मैंने कहा अब थोड़ा चलते हैं उसकी ओर, इतिहास की ओर चलते हैं। इतिहास में जानते हैं क्या प्रावधान किया गया है इस इतिहास के। विदिशा के राजा थे। कहाँ के राजा थे, विदिशा के राजा। कौन से वंश के थे, नागवंशी राजवंश के। कौन से राजवंश के, नागवंशी राजवंश के। नाम था गणपतिनाथ। मैंने कहा विदिशा के राजा थे, नाम था गणपतिनाथ। कौन से वंश के थे, नागवंश के थे। कौन से वंश के, नागवंश के थे। 4वीं शताब्दी में उन्होंने एक विशाल मंदिर बनवाया। कहाँ बनवाया, नाम था गोपीनाथ मंदिर। गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर में स्थित है, गोपीनाथ मंदिर। मैंने कहा विदिशा के राजा थे, नागवंशी वंश के थे, नाम था गणपतिनाथ। 4वीं शताब्दी में बनाया। एक फैक्ट नोट कर लीजिए, 4वीं शताब्दी में बनाया। सारे यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। 4वीं शताब्दी में बनाया, गोपेश्वर में मंदिर बनाया। गोपेश्वर में जो मंदिर बनाया गया था उस मंदिर का नाम था गोपीनाथ। क्या नाम था, गोपीनाथ। जो मंदिर बनाया गया था ये रहा आपका गोपीनाथ।
यहीं पर ही जो गोपीनाथ है ना, यहीं पर एक वैतरणी कुंड स्थित है। वैतरणी कुंड, कितना बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है वैतरणी कुंड। बच्चों को बस सिर्फ सिंपल आते हैं, तप कुंड, रूप कुंड, अरे ये तो कोई भी बता दे, सिंपल। वैतरणी कुंड बताइए कहाँ है, आपकी वाट लग जाएगी। वैतरणी कुंड गोपीनाथ मंदिर के बिल्कुल पास में ही स्थित एक वैतरणी कुंड अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। इसके पास ही बड़े बड़े बांज के वृक्ष पाए जाते हैं, जो आपका गोपीनाथ मंदिर है। गोपीनाथ मंदिर किसने बनवाया था? गणपति नाथ ने बनवाया था। मैंने कहा मुझे सुनना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक एक फैक्ट को आप नोट करते चले जाइए। जैसे जैसे मैं जो भी बोलता जाऊँ आपके लिए, जो आपको लगता है ये मेरे लिए आवश्यक है, जो मैं फैक्ट बताऊँ उस फैक्ट को क्रम वाइज नोट करते चले जाइए। इससे बेस्ट डाटा आपको नहीं मिलने वाला। मैंने कहा मैं सब चीज़ आपकी जुबान पर रटा दूंगा। गणपतिनाथ, उसके बाद ये जो मंदिर बनाया गया था गोपीनाथ, ये कौन सी शैली में स्थित है? आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो ये आपका हिमाद्री शैली में स्थित है। कौन सी शैली में? हिमाद्री शैली में। आपसे पूछा जाएगा जो मंदिर बनाया गया था गोपीनाथ मंदिर, गोपीनाथ मंदिर पर किन 4 जो नागवंशी राजा थे, नागवंशियों ने बनाया था, नागवंशी राजाओं थे, 4 नागवंशी राजाओं के आप इसमें नाम बताइए। मैं आपको नाम बता रहा हूँ, आप अपने कापी में नोट करते चले जाइए। एक एक का नाम कापी में नोट करते चले जाइए। नाम एक का नाम स्कंदनाग, स्कंदनाग। दूसरे का नाम है विभुनाग, तीसरे का नाम है अंशुनाग और चौथे वाले का नाम है गणपति नाग। चारों के नाम नोट कर लीजिए। इनके सबके गोपीनाथ मंदिर की दीवारों पर इनके मुख बनाए गए हैं। इनके मुख यहाँ पर स्थित हैं। इनके किनके? 4 नागवंशी राजाओं के मुख यहाँ पर स्थित है इस गोपीनाथ मंदिर में, जो कि गोपेश्वर में स्थित है। गोपीनाथ मंदिर जो कि गोपेश्वर में स्थित है, 4 नागवंशी राजाओं के मुख यहीं पर स्थित है। नाम है आपका स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग। स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग, 4 बार बोलेंगे। स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग, गणपतिनाग। समझे? उसके बाद चलिए, और जब आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है? यहाँ आपको इस मंदिर में जो मंदिर है जो बनवाया था हिमाद्री शैली में, नाम था उसका रुद्र महल्य। अब इसे गोपेश्वर के नाम से गोपेश्वर कहते हैं, रुद्र महल्य। अब क्या बोलते हैं इसको? गोपेश्वर बोलते हैं। रुद्र महल्य मंदिर का नाम क्या था? रुद्र महल्य। कौन सी शैली में बनवाया था? हिमाद्री शैली में। किसने बनवाया था? ये आपका किसने बनवाया था? ये मंदिर था आपका किसने बनवाया था? मैंने कहा ये बनाया था गणपति नाथ ने। क्या नाम है? रुद्र महल्य। क्या कहते हैं इसको? गोपेश्वर। प्राचीन में सबसे बड़ा मंदिर यही था। प्राचीन ग्रंथों में सबसे बड़ा मंदिर रुद्र महल्य को ही बताया गया है, जिसे अब हम गोपेश्वर के नाम से जानते हैं। समझ रहे हैं आप? मैंने कहा एक एक फैक्ट कीमती है, रटना नहीं है आपको। कहानी को बढ़ाइए आगे। ये रहा आपका गोपेश्वर। गोपेश्वर में गोपीनाथ मंदिर है। वैतरणी कुंड यहीं पर पड़ता है। सुंदर सुंदर बांज के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ का कहा जाता है यहाँ का नज़ारा इतना आकर्षक होता है, अगर कि मतलब कोई व्यक्ति चला जाए उसको भूख लग रही है तो उसकी भूख भाग जाती है। इतना आकर्षक सुंदर नज़ारा। गुप्तकालीन सूर्य मंदिर की मूर्ति इसी मंदिर में, गोपीनाथ जो मंदिर है ना, गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर में, रुद्र महल्य के इसी नाम से जानते हैं। प्राचीन का जो सबसे बड़ा मंदिर था गोपीनाथ मतलब गोपेश्वर जो मंदिर है, जिसे रुद्र महल्य के नाम से जानते हैं, यहीं पर प्राचीन सूर्य मंदिर जो आपका सूर्य मंदिर है, गुप्तकालीन का जो सूर्य मंदिर की जो मूर्ति है वो भी यहीं स्थित है, इस मंदिर में स्थित है। नटराज की मूर्ति भी यहीं रखी हुई है, गंगा की मूर्ति भी यहीं रखी हुई है, बुद्ध की मूर्ति भी है। 3-4 मूर्तियां हैं एक साथ यहीं स्थित है। बुद्ध की मूर्ति भी इस गोपेश्वर में ही स्थित है। आपको नटराज की मूर्ति डांस करती हुई, एक प्रकार की डांस करती नटराज की मूर्ति देखिए कितनी सुंदर लगती है नटराज की मूर्ति आपकी। ये आपकी गंगा की मूर्ति भी यहीं स्थित है। सूर्य मंदिर की मूर्ति भी यहीं पर स्थित है। चलिए कहानी को बढ़ाते हैं आगे। लेकिन देखिए जो गोपेश्वर है ना, एक ऐसा स्थान है, आपको जानकर हैरानी होगी, ना ज़्यादा वहाँ पर ठंड पड़ती है और ना ही ज़्यादा वहाँ पर सर्दी है, मतलब सुहाना मौसम रहता है एक प्रकार का गोपेश्वर में। लेकिन अब हम आपको बताने वाले हैं 5 आपको प्रमुख दर्शनीय स्थल बताने वाले हैं, जहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। कुछ ऐसे स्थलों के नाम बताने वाले हैं, उनको हम 5 बद्री के नाम से भी जानते हैं। 5 बद्री भी कहते हैं उनके। एक पहले वाले का नाम बता रहा हूँ, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, फिर 5वें का। 5 के 5 बद्रियों का मैं आपको नाम बता रहा हूँ। 5 के 5 बद्रियों के नाम आपने याद कर लेने हैं। ये देखिए, मैंने कहा अगर आपको चमोली में जाना हो और आपने इन 5 बद्रियों के दर्शन नहीं किए तो कहा जाता है आप चमोली में ही नहीं गए। पंचबद्री जैसे पंच केदार है ना, पंच केदार में थे 3 पंच केदार में से आपके 3 प्रयाग कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग में। इसी तरह जो आपका चमोली है, चमोली में आपके पंचबद्री में से 5 के 5 बद्री चमोली में स्थित है। नाम बता रहे हैं और एक एक की लोकेशन भी आपको दिखा रहे हैं और देखते चलिएगा और मैप में नोट करते चलिएगा। समझे? देखिए नंबर 1 आपका बद्रीनाथ। 5 बद्री में से एक बद्रीनाथ, ये आपका बद्रीनाथ है, ये आपका दर्शनीय स्थल है। आप यहाँ जाइएगा और उसके दर्शन करिएगा। अभी इसकी विशेषता भी बताने वाले हैं। ये बद्रीनाथ है आपका, जो नर और नारायण पर्वत के बीच स्थित है। अर्जुन भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? अर्जुन और विष्णु पर्वत,
अर्जुन और विष्णु पर्वत या नर नारायण पर्वत के बीच स्थित है, ये आपका बद्रीनाथ है। ये भी एक प्रकार का दर्शनीय स्थल है। हम यहाँ पे गए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा था, आप भी जाइएगा। सुंदर आकर्षक नज़ारा है। पंच बद्रियों में से एक बद्री हुआ आपका। दूसरे नंबर पर आइए, दूसरे नंबर पर आइए आपका, थोड़ा नीचे आइएगा। ये देखिए यहाँ साइड में ये पांडुकेश्वर लिखा है ना, इसको बोलते हैं योग ध्यान बद्री, इसे बोलते हैं योग ध्यान बद्री। जहाँ पांडुकेश्वर लिखा हुआ है इसको बोलते हैं योग ध्यान बद्री। पांडुकेश्वर को भी बोलते हैं योग ध्यान बद्री। क्या बोलते हैं? योग ध्यान बद्री। ये आपका इधर देखिए, आपका चमोली के पश्चिम में देखिए, चमोली के पूर्व में देखिए, ये है आपका सुमेना के पास आपका भविष्य बद्री। ये आपका सुमेना के पास भविष्य बद्री। यहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति है, आदि मूर्ति है। कहा जाता है जब पूरी तरह कलयुग आ जाएगा, जब पूरी तरह कलयुग समाप्त हो जाएगा, ये मूर्ति है जो पूरी मतलब ऊपर आ जाएगी। जब कलयुग समाप्त हो जाएगा, ये मूर्ति है जो पूरी ये ऊपर आ जाएगी और भगवान विष्णु के रूप में इसकी पूजा होगी। ऐसी मान्यताएं प्रचलित है भविष्य बद्री में। समझे? 3 बद्री बताए आपको, बद्रीनाथ, भविष्य बद्री, योग ध्यान बद्री। थोड़ा नीचे आइएगा, ये देखिए आपका जोशीमठ से 7 किलोमीटर की दूरी पर, जोशीमठ से 7 किलोमीटर की दूरी पर है आपका वरहद बद्री। वरहद बद्री, प्रत्येक बद्री की अपनी विशेषता है। ये देखिए आपका कर्णप्रयाग से 21 किलोमीटर की दूरी पर आपका एक बद्री स्थित है, जहाँ 16 मंदिरों का समूह है। जहाँ पर 16 मंदिरों का समूह है उसको बोलते हैं आदि बद्री। क्या बोलते हैं? आदि बद्री। कितने बद्री हो गए? 5 बद्री। 5 के 5 बद्री जो हैं आपके, ये मतलब पूजनीय है बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसे कह सकते हैं, अगर कोई फेमस स्थल है यहाँ का, तो 5 बद्री में से आप 5 बद्री के आपको दर्शन करने ही चाहिए। यहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा होती है यहाँ पर। समझे? आज आपको एक जो बद्री है, इनमें से जो पहले वाला बद्री जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चमोली में, वहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, नंबर 1 जो बद्री है उसको बोलते हैं बद्रीनाथ, जो नरनारायण और अर्जुन विष्णु पर्वत के बीच में, नरनारायण कह दीजिए या अर्जुन और विष्णु पर्वत कह दीजिए, जो पैरेलल में समांतर में स्थित जो पर्वत हैं उनके बीच में बद्रीनाथ स्थित है। बद्रीनाथ 5 बद्री में से एक है और एक प्रकार का ध्यान विधाम भी है। ये हरिद्वार से लगभग 384 किलोमीटर की दूरी पर है। हरिद्वार से आप जाएंगे तो 384 किलोमीटर आपको ऊपर जाना होगा, जब जाके आपको बद्रीनाथ के दर्शन होंगे, जैसा कि हम गए थे। समझे? तो आपका, लेकिन आपसे ये नहीं प्रश्न पूछा जाएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बद्रीनाथ के नाम पूछता है आपसे कि बद्रीनाथ के निम्नलिखित में से क्या क्या नाम है। और आइए आपको बद्रीनाथ के नाम बताते हैं, कौन कौन से बद्रीनाथ के क्या मतलब कौन कौन से नाम है। आइए, आपने सुना होगा जो गाड़ियाँ होती है उन पर लिखा था जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाला, जय विशाला, इस तरह के नाम। मतलब महाभारत में जो महाभारत में जो बद्रीनाथ है, 5 बद्री में से एक है। मैंने कहा बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ के महाभारत में क्या क्या नाम है? नंबर 1 ही मुक्ति प्रसाद, नोट कर लीजिए महाभारत में नाम विशाल के, बद्रीनाथ के, विशाल बद्री भी बोलते हैं इसको। नंबर 1 है मुक्ति प्रसाद, नंबर 2 है योग सिद्धा, नंबर 3 है बद्रीवन, नंबर 4 है बद्री काश्रम, नंबर 5 है आपका विशाला, नंबर 6 है आपका नर नारायण आश्रम, नर नारायण श्रम, नर नारायण आश्रम, नर नारायण श्रम। दोबारा भी देखिए, विशाला भी इसको ही बोलते हैं, मुक्ति प्रसाद भी इसको ही बोलते हैं, और योग सिद्धा भी इसको ही बोलते हैं, और बद्रीवन भी आपका बद्रीनाथ को ही बोलते हैं, और बद्री काश्रम भी बद्रीनाथ को ही बोलते हैं। जी बद्री विशाल के नाम से भी इसको ही जानते हैं, कभी कभी हम इसे विशाला भी कह देते हैं। समझे? अगर आपको बद्रीनाथ जाना है, मैंने कहा हम दर्शनीय स्थल पढ़ रहे हैं, 5 बद्री पढ़ रहे हैं, 5 में से एक पहला पढ़ रहे हैं, एक तो मैं आज आपको पूरा ही करा के छोड़ूंगा। मंदिर में जाइएगा आप। ये जो मंदिर है ना, चूँकि बर्फ़ पड़ने के कारण, यहाँ पे बद्रीनाथ में बर्फ़ पड़ने के कारण ये नवंबर के तीसरे सप्ताह में बंद हो जाता है, और ये आपका अप्रैल और मई के बीच में मतलब इसके कपाट खुलते हैं। इनको बोलते हैं कपाट खुल गए, बद्रीनाथ के कपाट खुल गए, इसी को बोलते हैं। ये आपका अप्रैल से मई के बीच में खुल जाता है और नवंबर के तीसरे सप्ताह में बंद हो जाता है। कभी पता लग गया आप दिसंबर में जा रहे हैं यहाँ पे, तो आपके लिए कठिनाई पैदा होगी। समझे? क्योंकि दिसंबर में कपाट नहीं खुलते, नवंबर के तीसरे सप्ताह में कपाट बंद कर दिए जाते हैं, और हम भी नवंबर के दूसरे ही सप्ताह में गए थे यहाँ पे। ओके सर? अब आपसे ये भी प्रश्न नहीं पूछा जाता, तो फिर प्रश्न क्या पूछा जाता है? आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ में जो मंदिर में पुजारी पूजा करते हैं, ये कौन से स्थान के हैं? ये आपके केरल के हैं। केरल के मालाबार जो जिला है, तट है मालाबार, वहाँ के रहने वाले हैं, और ये शंकराचार्य के वंशजों में से हैं। उनको पता है क्या कहते हैं? जो शंकराचार्य के जो वंशज हैं उनमें से हैं। मैंने कहा यहाँ जो पुजारी पूजा करते हैं यहाँ के नहीं हैं, उत्तराखंड के। वे कहाँ के हैं? वे मालाबार के हैं। मालाबार कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। केरल कहाँ है? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में जो केरल है उसका जो मालाबार जिला है, तट है, मालाबार के रहने वाले पुजारी यहाँ पूजा कराते हैं। आइए माथा टेकिए, आप भी जाइएगा। समझे? प्रश्न ये पूछना है आपसे। प्रश्न ये भी नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ के हैं, क्या है, लेकिन देखिएगा जो पुजारी हैं, इन पुजारियों को मैंने कहा शंकराचार्य के वंशज हैं। जो यहाँ पुजारी रहते हैं बद्रीनाथ में, शंकराचार्य के वंशज,
अब उनसे जाके मत पूछेगा पुजारी जी आप शंकराचार्य के वंशज होगा, चाटा मारेंगे गाल पे खींच के। मैंने कहा कि जो है आपका जो ये वंशज, ये जो पुजारी हैं बद्रीनाथ पूजा करते हैं, ये शंकराचार्य के वंशज हैं। उनको पता है किस नाम से चलते हैं? जो मैं नाम बताने वाला हूँ ये कुछ साल पहले पेपर में पूछा गया था, समझे? तो ध्यान से सुन लिया। इनको बोलते हैं रावल। क्या बोलते हैं? तो रावल। आपसे सीधा प्रश्न, कितना बेहतरीन प्रश्न बनता है, निम्नलिखित में से रावल किससे संबंधित है? फिर आप देखते हैं प्रश्न कहाँ से आया था। मैंने कहा मुझे सुनिए, मुझे सुनने मात्र से प्रश्न आपका हल हो जाएगा। रावल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पक्षियों से संबंधित है, पुजारियों के समूह से संबंधित है, मालाबार के तट के बल मालाबार के शंकराचार्य के वंशजों को रावल कहा जाता है। अरे यार इतना सिंपल प्रश्न आता है, आप सुनिए। तो सुनने की आपको आदत है नहीं, लिखने की आपको आदत पड़ी हुई है। उसके बाद लिखिए, पहले सुनिए ध्यान से, उसके बाद नोट्स बनाइए, उसके बाद बुक पढ़िए। उसके बाद जो आपको बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ 3 भागों में बटा हुआ है। बद्रीनाथ के दर्शन कर लेते हैं, 1 2 3। जो बीच वाला भाग है ना उसको बोलते हैं सिंह द्वार। क्या बोलते हैं? सिंह द्वार। जो इधर वाला भाग है उसको बोलते हैं गर्भगृह। जो इधर वाला भाग है, इधर वाला भाग, उसको बोलते हैं मंडल। लेकिन देखिए जो बीच वाला भाग है ना, बीच को सिंह द्वार कहते हैं, उसमें ही मंदिर में प्रवेश करते हैं, उसमें ही मंदिर में प्रवेश करते हैं और वहाँ पर भगवान विष्णु की मूर्ति दिखाई देगी आपको। लेकिन जो भगवान विष्णु की मूर्ति है, इसको जो सबसे पहले किसी ने संरक्षण दिया था तो वे थे अजयपाल, जिन्होंने 52 गढ़ों को जीत कर एक गढ़ बनाया था, समझे? 52 गढ़ों को, 52 गजों नहीं, 52 गढ़ों को जीत कर मतलब एकीकरण किया था, पूरा 52 गढ़ों का एकीकरण किया था अजयपाल, समझे? और इसका जो श्रेय दिया जाता है वो कत्यूरी राजवंश को दिया जाता है। मंदिर के संरक्षण का, मंदिर के बचाव का श्रेय, मंदिर के प्रोटेक्शन का समय किसको दिया जाता है? कत्यूरी राजवंश को दिया जाता है, ठीक। और जहाँ पर ये मंदिर है ना, ये शंकु के आकार का है, लगभग 15 मीटर की ऊंचाई है, शंकु के आकार का 15 मीटर की ऊंचाई है। बड़ा सुंदर मंदिर, आप देखिएगा जाके, ठीक है सर। कहानी को बढ़ाते हैं थोड़ा आगे। यहाँ पर 5 कुंड स्थित है, 5 प्रसिद्ध कुंड स्थित हैं। नाम बता रहे हैं आपको, नोट कर लीजिए। नंबर 1 है तपकुंड। जैसे आप अलकनंदा में आएंगे, अलकनंदा के दाएं तट पर, अलकनंदा के दाएं तट पर बद्रीनाथ से नीचे की ओर आइएगा तो आपको एक कुंड दिखाई देगा। उस कुंड को हम बोलते हैं तपकुंड। अलकनंदा के दाएं तट पर एक कुंड स्थित है, वहाँ पर लोग स्नान करने जाते हैं, स्नान करने के बाद पूजा की जाती है, ठीक है। उसको ही हम क्या बोलते हैं? तपकुंड बोलते हैं। नारद कुंड, संतपत कुंड, याद कर लीजिए। त्रिकोण कुंड, मानुषी कुंड, यहाँ पर बताना संभव नहीं, जब कुंड पढ़ाएंगे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। 5 धाराएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक का नाम है कुर्म धारा, दूसरे का नाम है प्रहाद धारा, तीसरे का नाम है इंद्र धारा और चौथे का नाम है उर्वशी धारा, 5वें का नाम है बरगु धारा। बरगु धारा, एक बार दोबारा बता रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। कुर्म धारा, प्रहाद धारा, इंद्र धारा, उर्वशी धारा, बरगु धारा, ये यहाँ पर स्थित है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो है आपका मतलब किसी भी एक धारा का नाम दे देगा और आपसे पूछेगा ये धारा कहाँ स्थित है। आप थोड़ा नीचे आइए, ये देखिए आपकी, हमने एक प्रकार का मंदिर से बनाया है, लेकिन मंदिर नहीं है, मंदिर नहीं है, ये आपकी नंदा देवी है। क्या है आपकी? नंदा देवी। नंदा देवी है जो, ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी जो लंबाई है वो है आपकी 78-17 किलोमीटर, 78-17 मीटर, किलोमीटर स्क्वायर नहीं, 78-17 मीटर है आपकी, 7817 मीटर नंदा देवी की ये आपकी ऊंचाई है। नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है? 78-17 मीटर। वसुंधरा जलप्रपात भी यहीं स्थित है, वो बाद में बताएंगे आपको वसुंधरा जलप्रपात, और आगे की बात हम धीरे धीरे करते रहेंगे। देखिए ये आपका पीपलकोटी, ये आपका जोशीमठ है, बड़े सुंदर नज़ारे हैं यहाँ के। ये आपका नंदाकिनी है, नंदाकिनी नदी त्रिशूल चोटी से निकलती है आपकी। ये आपका पिंडारी ग्लेशियर से आपकी निकलती है पिंडार नदी, यहाँ कर्णप्रयाग में मिलती है। ओके बॉस, आज हम यहीं तक रखते हैं, मतलब आगे की परिचर्चा देखते हैं कल। 5 बद्री में से एक बद्री देख लिया, आगे के जो बद्री बचे हैं उनकी चर्चा हम कल करेंगे, वो भी डिटेल पूर्वक, विस्तार पूर्वक। आपको मैं उम्मीद करूँगा आप नोट्स बना रहे होंगे और मुझे सेंड कर दीजिएगा नोट्स, मतलब किस तरह के आप नोट्स बना रहे हैं। समझे? मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको यहीं मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा मेरा आपको, मैं नीचे छोड़ दूँगा अपना व्हाट्सअप नंबर। आप जाइएगा, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर नोट्स भेजिएगा तो मैं चेक करूँगा आप किस तरह के नोट्स बना रहे हैं, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। मुझे लगूँगा जो मैं मेहनत कर रहा हूँ कोई तो होगा जो उसको पढ़ रहा होगा, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं। उत्तराखंड की कोई किताबें आप साथ में पढ़ सकते हैं, वैसे ज़रूरत तो नहीं है, वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे, इतना ही आपके लिए सफिशेंट होगा, इतना भी आपके लिए सफिशेंट होगा। सफिशेंट मतलब इतना आपके लिए बहुत ज़्यादा सेफ है, समझे। इसके बाद आप अपने दूसरे सब्जेक्टों में टाइम बिताइए, जैसे आपका हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, जियोग्राफी हुआ, अलग टाइप जो जीएस पोर्शन है आपका, वो सबका कमज़ोर होता है, समझे। आपको मुझे लगता है वहाँ ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि जो बच्चे हैं जो खासकर स्पेशल तौर पर उत्तराखंड की तैयारी करते हैं, वो साल भर उत्तराखंड में और हिंदी में गंवा देते हैं अपना। ज़्यादा 60 नंबर, अरे 60 में से आप 50 प्राप्त कर लेंगे, क्या 50 के नंबर में मेरिट बन जाएगी? हिस्ट्री आपको, पॉलिटी और जियोग्राफी भी पढ़नी पड़ेगी,
और आपको 10 नंबर का करंट अफेयर भी देख लेना है। आपको कंप्लीट तैयारी करनी चाहिए और मैं आपको सब पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अभी पढ़ते रहिए। लूसेंट भी आप कब तक पढ़ेंगे, जैसे मैं समझाऊंगा लूसेंट आप पढ़ना भूल जाएंगे। लूसेंट का तो एक भी सवाल, लूसेंट के पीछे क्या है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। लूसेंट तो अब जो है आपका ये प्रेजेंट का नतीजा है। प्रेजेंट में ये पहला है, ये पहला है, कहाँ तक कितना पढ़ेंगे आप लूसेंट। हम किसी पब्लिशर की बुराई नहीं कर रहे हैं, पब्लिकेशन की, हम आपको बता रहे हैं वो आपके लिए सफिशेंट नहीं है। थोड़ा उससे बाहर निकलिए, किताब से बाहर निकलिए और क्यों ना हम थोड़ा व्यवहारिक हो जाए, समझे। आज की एपिसोड में इतना ही। और लगातार 4 से 5 घंटे, 5 से 6 घंटे लगातार आपको अपनी स्टडी पर ध्यान देना चाहिए। फिर जितने भी आपके एग्ज़ाम आएंगे मुझे लगता है उनको 5 से 6 घंटे की स्टडी चाहिए। आजकल जिस हिसाब से मतलब जो है आपके फॉर्म भरे जाते हैं, फिलअप होते हैं, एक सीट पर देखिए 300 का कंपटीशन है। एक सीट पे कितनी मारामारी है, जरा अंदाज़ा कीजिए। अंदर कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है। एक सीट के लिए 300 बच्चे, आपका 300 बच्चों के साथ फाइट है। अब ज़रा सोच सकते हैं एक सीट के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा आपको, सोचिए। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में चमोली वाले में। याद दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।